चलिए, तो नाइफ बेस हमारा पर्टिकुलरली दो टर्म से मिलके बना हुआ है। नाइफ का मतलब होता है भोला भाला, मासूम व्यक्ति, ठीक है। और बेस एक मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, जिसे हम बेस थ्योरम बोलते हैं। तो यानी कि ये तो आप समझ गए, नाइफ मतलब भोला भाला और बेस ये डिपेंड है एक मेरा मैथमेटिकल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो मुझे भोला भाला तो नहीं समझना इधर, मुझे समझना क्या है अभी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम कैसे करता है। तो हमारा मेन पर्पस है इस बेस थ्योरम को समझना और बेस थ्योरम के बेसिस पे इस नाइफ बेस एल्गोरिदम को समझना, ठीक है। तो ये जो बेस थ्योरम है ये मेरा कुछ इस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा बताऊंगा अभी। ये डिपेंड करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी समझना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, वो मुझे प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आने के चांसेस है मेरे 1/2, टेल आने के चांसेस है 1/2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फन करते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं कार्ड से रिलेटेड, और ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला ठीक रहेगा। ओके, चलिए। बढ़िया। तो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हर एक सेट के 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब, डायमंड, हर्ट एंड पेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, हिंदी में ये आपका होता है दिल, ये होता है पान का पत्ता, ये होता है डायमंड, नहीं ये होता है पान का ये चिड़ी, और ये डायमंड ही है, ठीक है। हर एक पत्ते में आपके पर्टिकुलरली ये आपका सीक्वेंस रहता है, राइट। एक से लेकर के 13 पत्ते होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग होता है। अगर कार्ड की बात करें सीक्वेंस में, तो सबसे टॉप पर ये माना जाता है वैल्यूएबल, देन किंग, क्वीन एंड जैक के बेसिस पे। और इसके अलावा एक 52 के अलावा एक जोकर भी होता है, जो यहाँ नहीं दिख रहा है हमें। नहीं नहीं, वो जैक नहीं, ठीक है, जैक अलग है। जोकर एक अलग पत्ता होता है, जो काम पड़ने पर कुछ भी बन जाए, है ना। कभी फट जाता है कोई पत्ता तो हम उसी को बना देते थे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिक प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। मेरे को पता है कि मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में क्वीन आने के क्या चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बताइए। 4/52, राइट। 4 क्यों, अच्छा देखो हाँ, क्योंकि चार सब है में ना। एक एक है, सब में एक एक है, राइट। तो 4/52 आपको ये रिटर्न करेगा, यानी कि क्लोज टू 1/13। आप डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा 52, इतना ही होता है ना, 4 तिया 12, 4 हाँ 52, ठीक है। तो सेम एज इट इज, हर एक पत्ते के 1/13 आने के आपकी प्रोबेबिलिटी है। ये एक मेरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। एक एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दूसरे प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होता। ये होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक बैग है, इस बैग में दो कलर के बॉल हैं, एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल। मैं कोई भी एक बॉल निकाला, ठीक है, ध्यान से समझना, कोई भी एक बॉल निकाला मैंने, और टोटल मेरे पास 56 बॉल्स हैं। तो मेरे पास ब्लू बॉल आने के क्या चांसेस हैं, मुझे ये नहीं पता येलो कितने हैं, ब्लू कितने हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ ब्लू बॉल आने के क्या चांसेस हैं, क्या चांसेस है बताइए। 1/56। और उस बॉल को बाहर निकाल के मैंने वापस रख दिया उसके अंदर, और फिर से मैंने एक बॉल गेट किया, अगेन वो ब्लू बॉल निकला, उसके क्या चांसेस हैं, वही 1/56। यानी कि ये मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, कोई डाउट तो नहीं। ओके। अब इस बैग में पर्टिकुलरली मैंने इस बैग से 5 बॉल निकाल लिए, और वो 5, आपको पता है वो जो बॉल है वो पर्टिकुलरली उस 56 के 5 बॉल्स हैं। उस 5 बॉल को मैंने दूसरे बैग में रख दिया, और उसमें से मैं 2 बॉल निकाल रहा हूँ। और अब मैं पूछ रहा हूँ एक बॉल येलो और एक बॉल ब्लू होने के क्या चांसेस हैं। तो क्योंकि वो जो 5 बॉल है वो डिपेंडेंट था इस वाले इवेंट पे,
फिर ये वाला 5 बॉल इस पे डिपेंडेंट था, तो मेरा जो फाइनली 2 बॉल आ रहा है वो उसी पे डिपेंडेंट होगा। तो एक मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट होता है और एक मेरा डिपेंडेंट इवेंट होता है। तो जो मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंड होता है कि आपका पर्टिकुलर एक इवेंट अकर होने पे दूसरे इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। क्लियर है? मैंने यहाँ पे ये जो सारे मेरे पास कार्ड्स हैं इसमें से मैंने आपको बोल दिया कि मैंने डायमंड के पत्ते निकाल लिए हैं। मैंने डायमंड के पत्ते निकाल लिए। अब मुझे बताइए क्यून आने के क्या चांसेस हैं। 3/52 कैसे? मेरे पास डायमंड के पत्ते हैं सारे। हाँ, तो डायमंड के पत्ते जब बाहर निकाले तो 13/52 तो वैसे ही हट गया। 13 तो मेरे पास आ गए ना। हाँ, अब उस 13 में से क्यून आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/13। यस या नो? तो ये मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंड है मेरा एक प्रोबेबिलिटी के आउटकम के दूसरे पे। ठीक है? और इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डिराइव हुआ है बेस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डिराइव हुआ है बेस थ्योरम। थोड़ा सा समझते हैं इसे कि ये काम कैसे करता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि ये ये जो होता है ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है ना? इसे यूनिवर्स सेट बोलते हैं। यस या नो? मैथमेटिक्स में देखा होगा। इसे यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, राइट? मेरे पास ये है सेट ए और ये है मेरे पास सेट बी। ठीक है? ए बी। ठीक है? ये है मेरा यूनिवर्सल सेट और ये एक्चुअली में है मेरा एक सेट। ऐसे यानी कि सेट ये कंप्लीट ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। पूरा वाइट बैकग्राउंड। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स आपका रेक्टेंगल जो भी है वो एक आपका सेट है। उस सेट के अंदर में दो आपके पास अलग सेट है, ए एंड बी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पूरे सेट में मान लेते हैं टोटल 10 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट। और इस ए के अंदर में 2 एलिमेंट हैं। तो कोई भी मैं रैंडम एलिमेंट ड्रॉ करूं वो ए का एलिमेंट होगा, उसके क्या चांसेस है? 2/10 है ना? 2/10 यानी 1/5। लेकिन ये मेरा एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पर ए और बी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है? इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। अब मुझे बताइए कि इवेंट बी में से इवेंट ए के आने के क्या चांसेस हैं। ध्यान से समझिए। इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है आपके पास। इवेंट बी हो चुका है इसका मतलब ऑलरेडी कि मैंने ऑलरेडी जो है डायमंड पिक कर लिए हैं। ठीक है? 52 पत्तों में से मैंने डायमंड सारे पिक कर लिए हैं। अब उसमें से क्यून पिक करने के क्या चांसेस हैं, यानी इवेंट भी ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब इसमें से इवेंट ए अकर होने के क्या चांसेस हैं? तो इस इवेंट बी में आपका जो इवेंट ए है, ध्यान से देखना, इस इवेंट बी के अंदर इवेंट ए का पोर्शन तो बस इतना ही है ना? यस या नो? इस इवेंट बी में इवेंट ए का पोर्शन तो बस इतना ही है। और सेट के लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। कुछ इस तरीके से बोला जाता है। यूनियन होता है यू और ये होता है आपका इंटरसेक्शन। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसमें से ए इवेंट होने के क्या चांसेस हैं, यानी कि ए बाय बी। ठीक है? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अभी स्टार्ट किया, आपका बहुत देर से वेट कर रहे थे। ठीक है?
प्रोबेबिलिटी, ये हम नाइफ बेस्ड थ्योरम पढ़ रहे हैं, राइट? अभी स्टार्ट किया, बस 5 मिनट हुए। तो नाइफ बेस मेरा दो चीज पे डिपेंडेंट है, एक तो नाइफ और एक बेस थ्योरम। नाइफ का मतलब क्या होता है भाई? मासूम, भोला भाला। इसमें हमारे जो अजम्पशन होते हैं वो कुछ भोले भाले अजम्पशंस होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। और दूसरा मेरा टर्म है इसमें बेस। बेस थ्योरम एक होता है मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डिराइव्ड हुआ थ्योरम होता है। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं। हाँ हाँ, वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, उस इवेंट में से दूसरे इवेंट होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, मेरे पास 52 पत्ते हैं, उस 52 पत्तों में से मैंने क्यों डायमंड ऑलरेडी पिक कर लिया है। तो हर आपके जो सेगमेंट होते हैं वो 13 होते हैं। आपके पास टोटल डायमंड कितने हैं? 13। अब उस डायमंड में से क्यून के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/13, राइट? मतलब एक इवेंट, लेकिन अगर ये डायमंड का इवेंट नहीं होता और अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे ये बताओ पूरे 52 पत्ते में क्यून के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52, ये भी 1/13 ही निकलेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक डिपेंडेंट इवेंट के बेसिस पर है और एक इंडिपेंडेंट पर है। एक में आप ओवरऑल क्यून को चेक कर रहे हैं और एक में डायमंड को गेट करके क्यून को चेक कर रहे हैं, यस या नो? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि एक ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो यहाँ पर ये एक मेरा यू यूनिवर्सल सेट है, एक रेक्टेंगुलर ये एक मेरा सेट है। इस सेट के अंदर मेरे दो सबसेट है, ए और बी, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इवेंट बी अगर ऑलरेडी अकर हो चुका है, अगर इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, यानी ये इवेंट भी हो चुका है, मतलब डायमंड हमने ऑलरेडी पिक कर लिया है, किसमें से? 52 कार्ड में से, राइट? अब इस डायमंड में से क्यून के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी इस डायमंड में कहीं पर ये इवेंट ए यानी मेरा क्यून होगा, इस बी में ए के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो ये पोर्शन होगा कि नहीं होगा? भाई बी में ए के आने के कितने चांसेस हैं? जितना ये इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब जितने वैल्यू मैच हो रहे हैं, यस या नो? यहाँ तक ये बात समझे कि नहीं समझे? तो इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। जब बी मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तब उस बी में ए के आने के क्या चांसेस हैं, यस या नो? अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझना। इवेंट भी हो चुका है, मतलब ये पूरा सर्कल आपके पास आ चुका है, मतलब सारे डायमंड के पत्ते रखे हुए हैं, इसमें से क्यून पिक करना है, यानी कि इवेंट ए को पिक करना है। तो इवेंट ए को इवेंट बी में से पिक करना है, तो ये आपको कुछ ए इंटरसेक्शन बी जैसा नहीं लग रहा है? भाई ए और बी में से मुझे क्या पिक करना है? वो पोर्शन पिक करना है जो दोनों का इंटरसेक्शन हो, जो कॉमन हो। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने के बी में से मेरे क्या चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का क्या वैल्यू है? यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यस या नो? ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी आने के क्या चांसेस है? ऑफ व्हाट? ऑफ बी। टोटल बी में से ए इंटरसेक्शन बी आने के, यानी टोटल बी मतलब टोटल डायमंड में से क्यून, क्यून यानी ए इंटरसेक्शन बी आने के क्या चांसेस हैं? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यस या नो? क्या ये स्टेटमेंट समझे कि नहीं समझे, बताइए? नहीं समझे? क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि व्हेन बी इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फ्रॉम बी इवेंट? तो वो मेरा क्या फॉर्मूला बन रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यस या नो? कुछ ये स्टेटमेंट हमारा बनता है, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। इस थ्योरम को हमने नाम दिया ब्योस थ्योरम, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक्चुअली डिराइव हुआ है बेस थ्योरम। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं? ओके। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फ्रॉम बी मेरा कुछ इस तरीके से है। भाई अर्जुन, ए इंटरसेक्शन बी को क्या हम युगल बी इंटरसेक्शन ए नहीं लिख सकते क्या? भाई ए और बी का इंटरसेक्शन बोलो या बी और ए का इंटरसेक्शन बोलो, बात तो यही आएगी ना। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, यस या नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके।
अगर इसी थ्योरम को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम को मैं कंसीडर करूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी व्हेन इवेंट ए इज अकर्ड, यानी कि बी आने के क्या चांसेस हैं जब ए हो चुका है, तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ भाई युगल? यही बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, यस या नो, डिवाइडेड बाय ए या बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। परफेक्ट, कोई डाउट नहीं इस स्टेटमेंट में? पक्का ना? ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन दिख रहा है? इंटरसेक्शन वाला, बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, ये दोनों एक ही है कि नहीं है? ये हम कह सकते हैं यस या नो? ठीक है। क्या इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वापस से कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, सेम यही फॉर्मूला रहेगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ए, क्या ये लिख सकता हूँ क्या? बताइए भाई, यस या नो या नहीं? कैसे? नहीं ऐसे मनमर्जी थोड़ी ना भाई, मैंने बस क्या किया है, इस वाले पोर्शन को ये लिखा है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तो ए है ही ना, ये नहीं नहीं, इसी फॉर्मूला को लिखा है, ये भूल जाओ, इसको नहीं लिखा मैंने। हाँ, क्या कह रहा? क्यों? ए इंटरसेक्शन, नहीं नहीं ये भूल जाओ, ये, हाँ, किस वाले को? नहीं नहीं, मेरा ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मूला क्लियर है, इतना पहले ये है कि नहीं है? ये क्लियर है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए डिपेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और भाई ये तो आप, ये तो कॉमन सी बात है ना, ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, वो तो बात बराबर ही है ना। इस पोर्शन को मैं कट करके क्या ये पोर्शन नहीं लिख सकता क्या इसके बगल में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बी में ए के होने के क्या चांसेस हैं, तो भी यही पोर्शन मिलेगा, या ए में बी के होने के क्या चांसेस हैं, तो भी यही पोर्शन मिलेगा। इस पोर्शन को कट करके मैं ये नहीं लिख सकता क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, यस या नो युगल? पता नहीं। हाँ, इस फॉर्मूला को भूल जाओ फिलहाल अभी, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, मतलब बी और ए का इंटरसेक्शन। भाई आप दोनों में क्या कॉमन है? कोई भी मान लेते हैं बैग कॉमन है, तो युगल इंटरसेक्शन अर्जुन तो भी बैग आएगा, या अर्जुन इंटरसेक्शन युगल तो भी बैग ही आएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसे बी इंटरसेक्शन ए ना बोल करके अगर ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? मतलब यही फॉर्मूला मेरा क्या बन के आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू फाइनल क्या बना बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, मतलब जब बी, ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो बी इवेंट होने के क्या चांसेस हैं, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए। ये हो सकता है ना? हाँ, वो आगे कर देंगे। मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ए, ये ऐसे कह सकता हूँ ना भाई हितेश, यस या नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का ना? बताइए। है यहाँ तक कह रहे हैं? अब वापस से इस फॉर्मूला पे आइए, ये अभी सेकंड से ही ये डिराइव हुआ है, बस इतना। अर्जुन अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ भेज दूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाई। भाई ये समझाया जा रहा है कि डिराइव कैसे हुआ है, ये ऐसे ही डिराइव हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकला है बेस थ्योरम एक्चुअली में। तो यानी आप क्या बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बोल सकते हो, यानी कि दिस मल्टीप्लाई दिस, ये कह सकते हैं ना? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए
बी बाय ए मल्टीप्लाई ए, है ना? ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कह सकते हैं। इस वैल्यू को क्या मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकता क्या वापस फर्स्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही तो निकाला है हमने, यहाँ देखिए इज इक्वल्स टू क्या है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अक्रॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में ए, है ना, मल्टीप्लाई में ए, यस या नो? ठीक है भाई हितेश, अभी तक बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पर ये लिखा गया है, ये वाला, और नीचे जो एक्चुअली इसके जो लिखा हुआ था वो तो वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके लिए ना राइटिंग पैड लाना चाहिए था मुझे, है ना? ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया पेंट पे ऐसे लिखना। क्या चीज? नहीं मैथ में की होगी लेकिन कब की होगी फिर? 11th 12th में की होगी भाई, या बीसीए, ये बीसीए में भी पढ़ा होगा, है ना? लेकिन कॉलेज में पढ़ाई होती है मार्क्स के लिए बस। है? समझने के लिए बंदे तो, हाँ कम्युनिकेशन में मेरे, भाई हमें तो मैथ्स में ही पढ़ना पड़ा था 11, हमारे तो बीटेक में भी चला था वापस से, घुमा फिरा के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 बार आती है हमारे में, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ता है घुमा फिरा करके, बाहर बार इससे ज्यादा ये तो कुछ नहीं है, इससे आगे के मेथड्स हैं बहुत सारे, ठीक? तो ये मेरा बन गया फाइनल, और ये प्रोबेबिलिटी किसका था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन बी इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि मेरा फाइनल क्या बना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू, हितेश क्या होगा कि बी में ए आने के क्या चांसेस है इज इक्वल्स टू ए में बी आने के क्या चांसेस है, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है? वापस से क्यून के क्वेश्चन को उठाते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन था ऑलरेडी इवेंट भी अकर हो चुका है, यानी कि डायमंड हम पिक कर चुके हैं, जैसे नो, तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैं निकालना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून ए, मतलब गेटिंग क्यून, जैसे नो, जब मेरे पास ऑलरेडी डायमंड निकल चुका है कि नहीं है? अब बताइए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्या है जब ऑलरेडी क्यून होगा, क्यून है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्या है, क्यून है, हाँ क्यून है, तो डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ 1/4, क्यों? क्योंकि 4 क्यून है और 4 क्यून में से एक डायमंड का हो सकता है, यस या नो? क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे ये तो पता लगा ना, ये मेरा क्या होगा, 1/4 होगा, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ए है मेरा पर्टिकुलरली क्यून, ओवरऑल क्यून क्या, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, जस्ट सिंपल ए है, 32 कार्ड में से ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, ए मतलब क्यून की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/13 होगा, राइट? तो यानी कि मल्टीप्लाई 1/13, यस या नो? 13 लग नहीं रहा है, ये रहा, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी है आपका डायमंड की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही अगेन 1 बाय डायमंड की 13 है, डिवाइडेड बाय 52, 13/52 यानी 1/3, और भाई 1/3 कौन बोल रहा था? 1/3 कैसे था वैसे? अच्छा, तो मेरे पास 1/4 और 1/4 में डायरेक्टली कट कर सकता हूँ, सॉल्व करना अभी जरूरत नहीं है, और हमारा कितना आंसर आ रहा है, 1/13, और वैसे भी अभी हम जब पूछ रहे थे तो कितना आंसर आ रहा था भाई, डायमंड है, 13 पत्ते हैं, उसमें से क्यून आने के क्या चांसेस है, 1/13, तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1/13, किसे लो, समझ आया कि नहीं आया? बेस थ्योरम का बेस है ये पूरा, ठीक है, क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और फॉर्मूला याद नहीं रखना, भूल जाओ तो डिराइव कर लेना, बाकी याद रखना तो कैसे रखिए, जो भी इवेंट हो, ए बाय बी हो तो उसका उल्टा लिख लो बी बाय ए, या बी बाय ए हो तो ए बाय बी, क्लियर है? और मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल, इसको अगर मेमोरी में याद रखना है इमेज के फॉर्म में,
ए बाई बी मतलब इसका उल्टा लिखना है, फिर पहले का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाय दूसरे के प्रोबेबिलिटी। देखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बाकी निकला कैसे है वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर पता है, ये है नो। अब आप लोग अगर 11th क्लास में होते हैं तो ये सब कुछ टर्म्स होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। इसको बोला जाता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रायर मतलब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअल लाइक्लीहुड क्या था, और एविडेंस मतलब टोटल सेट आपके पास कितना है, टोटल यूनियन सेट यानी बी का, तो वो रिटर्न करा देंगे। तो नाइफ बेस्ड एल्गोरिदम इसी पे डिपेंड है, बेस पे। अब नाइफ का मतलब क्या है इधर, नाइफ का मतलब होता है भोला भाला। एक भोले वाले व्यक्ति को नहीं पता होता कि उसे क्या अजम्पशन करना है या क्या नहीं करना है, वो कुछ भी अजम्पशन कर लेता है। उसे आप बोलोगे वो देखो मम्मी जा रही है आपकी, बेटा वो मम्मी मान लेगा, भोला वाला व्यक्ति है ना। तो यहाँ पर नाइफ बेस में हम ये भोला वालापन हम ये लेकर के चलते हैं कि एक फीचर का दूसरे फीचर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। वैसे होगा, अगर हम टाइटैनिक डेटा लें तो टाइटैनिक डेटा में पेयर का केबिन से रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है भाई, केबिन अगर है अलग तो उसका फेयर अलग होगा ना। जैसे जैसे केबिन बढ़ रही है वैसे वैसे फेयर बढ़ रहा है मेरा, मतलब केबिन और फेयर का रिलेशनशिप है, लेकिन नाइफ बेस उस रिलेशनशिप को नहीं मानेगा। यही उसका भोलापन है, और यही पर मेरा ये नाइफ बेस एल्गोरिदम बन जाता है। मतलब हम अपने प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम ये अजम्पशन मान लेते हैं कि ये कोरिलेशन नेग्लेक्ट करो, क्योंकि मशीन लर्निंग कहता है अगर आपका फीचर का फीचर से कोरिलेशन है तो आपके मॉडल के लिए खतरा है, क्योंकि फीचर का टारगेट से रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए कंपेरेटिवली टू फीचर का फीचर से, राइट। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? इंटरव्यूअर पूछेगा कैसे आया बता दोगे, याद रहेगा? क्या याद रखना है बस उसके लिए? नहीं, ये फॉर्मूला ये तो भूल जाओगे यार, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये टर्म नहीं कोई पूछेगा, याद रख लो तो अच्छी बात है। पोस्टीरियर प्रायर लाइक्लीहुड और एविडेंस याद आपको रखना है। ये डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम में से ही सब कुछ निकला है। इसी में से ए इवेंट, इसी में से बी इवेंट निकला है, इसी में से यूनियन इंटरसेक्शन निकला है, और इसी के सेट से हमने ये डिराइव किया है ना। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत इजी एल्गोरिथम है। कहाँ यूज होता है? क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है, हर टाइप के क्लासिफिकेशन में। इमेज क्लासीफाई करना हो नाइफ बेस यूज कर सकते हैं, डिजिट क्लासीफाई करना हो नाइफ बेस यूज कर सकते हैं, बंदा इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं नाइफ बेस यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल आपके डेटा है, उसके बेसिस पे एक वैल्यू का क्लासीफाई करना है, नाइफ बेस यूज कर सकते हैं। नाइफ बेस तीन तरीके के, बाइनोमियल नाइफ बेस, मल्टीनोमियल नाइफ बेस और गॉसियन नाइफ बेस। बाइनोमियल नाइफ बेस तब यूज करते हैं हम जब हमारे पास इनपुट डेटा ही बाइनोमियल हो। इट मीन्स इनपुट डेटा ही 0 और 1 के टर्म में बात कर रहा है। कैसे? बंदे ने अ, बंदे का सैलरी 50,000 से ऊपर है या नहीं, एक कॉलम मैंने बना रखा है, तो उसमें क्या वैल्यू लिखा होगा, यस या नो। बंदा एम्प्लॉयड है या नहीं, यस या नो लिखा होगा, मतलब ये बाइनोमियल है। किसमें बात कर रहा है? बस दो चीज में, आइदर यस या नो। तो इनपुट डेटा अगर मेरे यस और नो, ट्रू और फॉल्स, या 0 1 या बाइनोमियल फॉर्म में हुए, तो मेरा टारगेट क्या है क्या नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो क्लासेस ही होंगे। तो मैं कौन सा बाइनोमियल यूज करूंगा, कौन सा नाइफ बेस यूज करूंगा? बाइनोमियल नाइफ बेस यूज करूंगा। हाँ, बाइनरी के लिए हम लॉजिस्टिक भी यूज करते हैं, और लॉजिस्टिक से भी सॉल्व होता है ये सब प्रॉब्लम। गला कल से ना कुछ ज्यादा ही बैठ गया मेरा। आवाज पूरी बदली नजर आ रही होगी है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका गॉसियन नाइफ बेस, और इन जनरली हम इसी का यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर डेटा मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पाया जाता है। और जब जब मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा हितेश, मतलब मैंने एक्स के सारे फीचर्स प्लॉट किए, मैंने पाया कि क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हमने पिक कर लिया लाइक इसका आयरिस डेटा सेट, ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, क्लियर है। तो जब जब मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है तो मैं गॉसियन नेव बेस एल्गोरिथम का यूज करूंगा। वैसे हम तीनों पे ट्राई करते हैं। और तीसरा आ जाता है आपका, अभी बताया था, मल्टीनोमियल, ठीक है।
मल्टीनोमियल हम फीचर देखो दो तरीके से हमारे पास होते हैं। एक होता है मेरे पास डिस्क्रीट डेटा, एक होता है मेरे पास कंटिन्यूस डेटा, और एक होता है मेरे पास बाइनोमियल डेटा। बाइनोमियल मतलब वही यस और नो की बात करेगा। डिस्क्रीट डेटा कौन होता है, बताया था मैंने। एक तो होता है कंटिन्यूस डेटा, हाँ, और डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट में आपका क्या होता है, कंटिन्यूस में आपका वैल्यू फ्लोटिंग नेचर, फ्लोटिंग इन नेचर जाता है ना। और जो डिस्क्रीट होता है उसमें एक फिक्स वैल्यू होती है जो काउंटेबल्स हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सबकी हाइट बताओ, तो वो मेरा कंटिन्यूस इन नेचर है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग वैल्यू जा सकती है। डिस्क्रीट बंदों को काउंट करो कितने हैं, आप ये नहीं बोल सकते 4.5 बंदे इस रूम में, 4 है या तो 5 है, 4.5 नहीं है। लेकिन हाइट हो सकती है भाई, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, 5 6 हो गई, 8 10 हो गई, एक वैल्यू चली गई। तो वो जब मेरे पास एग्जैक्ट पर्टिकुलरली डिस्क्रीट डेटा यानी कि फिक्स्ड वैल्यू हो जिसको मैं काउंट कर सकूं, तो मैं मल्टीनोमियल यूज करूंगा। क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में, पक्का, ठीक है। और जब मेरे पास कंटिन्यूस डेटा हो तो मैं गॉसियन यूज करूंगा। बाइनोमियल कब, जब खाली बाइनोमियल यस और नो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इनपुट, ध्यान रखना सब इनपुट डेटा की बात हो रही है, आउटपुट तो हमेशा क्लास होंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो भाई मैथमेटिकल समझ में आया इसके पीछे का, कि ये क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेगा, ठीक है, जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बोलते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी अप्रोच पे ये काम करेगा। और नाइव बेस का मतलब इंडिपेंडेंट अजम्पशन मान के चलता है, क्या मान के चलता है, इंडिपेंडेंस अजम्पशन। अभी बताया ना कि ये मान के चलता है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं है मेरा, ठीक है। तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को कल भी टास्क दिया था, आप लोगों ने नहीं किया होगा मुझे पता है, बताइए। हम्म, इसमें टाइटैनिक नहीं है क्या, नहीं है ना, वाइन है ना, चलिए वाइन में आपको होमवर्क पे देता हूँ, अभी टाइटैनिक हम मंगा लेते हैं। मैं भेज दूंगा टाइटैनिक अगर मैंने नहीं भेजा है तो। हम पे सीबॉन में भी टाइटैनिक है, राइट, और मेरे पास एक्चुअल टाइटैनिक डेटा भी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ना, वही डेटा है, कुछ एक आध कॉलम एक्स्ट्रा होके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो जो काम की कॉलम नहीं है उन्हें हटाओ। पैसेंजर आईडी नहीं है, नेम नहीं है, पैसेंजर क्लास है, सेक्स है, एज है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स हम नहीं रखेंगे, ठीक है। पार्ट्स भी नहीं रखेंगे, टिकट नहीं, फेयर रख लेंगे, कैबिन नहीं, एम्बार्क नहीं, सर्वाइव, ठीक है, ये रखेंगे। तो क्या क्या हटाना है मुझे इसमें से, df डॉट ड्रॉप, बताइए। तो पैसेंजर आईडी है, और पैसेंजर क्लास, क्लास रखेंगे क्या, हाँ क्लास रख लेते हैं। क्लास लास्ट टाइम लिया था क्या हमने, पैसेंजर किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, आई थिंक लिया था हमने, ठीक है। ये सिबलिंग्स नहीं लिया था हमने। और टिकट, राइट, कैबिन और एम्बार्क्ड है ना, ठीक है। क्लियर है, तो मेरे पे 1 2 3 4 डेटा है और एक ये पांचवा टारगेट है, राइट।
और इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इसको मुझे वो करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में लेना पड़ेगा ना, मेल, ठीक है, राइट, ओके। और इस बार ना वो बना लेते हैं, पाइपलाइन बना लेते हैं, मतलब मैं कहीं पर भी इन प्लेस नहीं लूंगा, मैं नया डेटा लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका चेक कर लेते हैं कि इज एन ए डॉट, एज में है भरा हुआ हमारे पास 9, राइट। तो हम क्या कर लें, df1 डॉट, नहीं एज फिल कर लेते हैं ना, एज ड्रॉप कर लेंगे डेटा ही हट जाएगा ऑलमोस्ट। df1 डॉट शेप चेक करिए, बहुत कम डेटा है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई कर लेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, ये मैंने बता रखा है, ये सब अभी इस पे टाइम नहीं निकालेंगे, क्लियर है कि नहीं है, ये सब हमने किया हुआ है। हाँ, df1 का एज, मैं डायरेक्ट एज पे फिल एने लगा ले रहा हूँ ना, मुझे फिल करना है, ठीक है। और df1 का एज का मीन से फिल कर लो, ऐसे नो। और इसको क्या कर लेना, परफेक्ट, df1, और ये चेक कर लेंगे तो अभी हट जाना चाहिए, राइट, परफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू मेमोरी, ठीक है। तो कौन सा कॉलम है आपका, ये सेक्स वाला, ठीक है। तो किसके थ्रू करें भाई, गेट डमीज कर ले, है ना, ठीक है। परफेक्ट, ओके। और इसमें ड्रॉप इज इक्वल टू करा लेते हैं, है ना, राइट। और इसे असाइन करा लेते हैं, सारे स्मॉल नहीं, एक कैपिटल लेके चलना, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है भाई, ओके। तो ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पर, और ये जो हमारा नाइफ बेस है, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें फ्रॉम sklearn डॉट, नाइफ बेस है ना ये हमारा, एक मिनट, फ्रॉम sklearn डॉट, ये हमें मिलना चाहिए, एक मिनट, बेस में है कि किस में है, इंपोर्ट, बेस में नहीं होगा, गॉसियन, गॉसियन आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक मिनट, फ्रॉम sklearn डॉट, चेक कर लेते हैं किस पे है ये आपका, अभी अचानक से माइंड से उतर गया मेरे, नाइफ बेस इंपोर्ट, अच्छा नाइफ बेस ही नाम है इसका, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट नाइफ बेस इंपोर्ट आपने किया यहाँ पर, तीन है ना आपके पास, देखिए एक तो आप यहाँ पर करेंगे तो ये बर्नौली, वही जो बाइनोमियल बोला था आपका, राइट, ठीक है। दूसरा आपका ये गॉसियन वाला, और तीसरा आपका ये मल्टीनोमियल वाला, तीन है ना। अभी हमने मैंने बोला गॉसियन यूज करेंगे जब फ्लोटिंग वैल्यू, मल्टीनोमियल यूज करेंगे जब काउंट वैल्यू, जब सिंगल एग्जैक्ट वैल्यू, मेरे को पता है फ्लोटिंग वैल्यूज चल रहे हैं, तो क्या लेंगे आप, गॉसियन, गॉसियन, ठीक है, गॉसियन नहीं, परफेक्ट, हितेश क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सीधा हमें क्या करना है, मॉडल बनाना है, अभी लिया नहीं है मैंने वो, ठीक है, अच्छा बस खाली इंपोर्ट करके रख लिया, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स का वाई भी नहीं दिया अभी हमने, है ना, ठीक है।
क्या है भाई इसमें एक्स? सर्वाइव को ड्रॉप कर लेते हैं ना, ठीक है। स्पेलिंग गलत है क्या? SURVIVED, SURVIVED की एरर कैसे होगा फिर? एक काम करते हैं, ठीक है। और y है हमारे पास x क्रॉस y क्रॉस टेस्ट साइज इस बार रख लेते हैं 25%, ठीक है। देखिए आप ये इतना टाइम से कर रहे हैं, आप लोग को ये तो पता लग गया होगा कि मॉडल बनाना कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। सारा खेल है किसका? नहीं, उसके एल्गोरिदम को समझ रहे हैं, है ना, वो काम कैसे कर रहा है बैकएंड में, और आगे जा करके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पे काम करना, मल्टीपल एल्गोस पे काम करना। तो मॉडल गोजियन, और यहाँ पर गोजियन को हमने कॉल कर लिया, इसका जीबी से अच्छा है गोजियन एनबी कर लेते हैं, है ना, GNB गोजियन एनबी डॉट फिट, और इसके बाद ठीक है, वही चीजें बदलेंगे तो हमारा एक्यूरेसी अभी बदलेगा, राइट। तो और कमी होगी। तो कौन सा था अभी हमने कौन सा यूज किया था? 33 का क्या? 23 का? चलिए फिलहाल अभी इतना ही रहने देते, राइट। 23 वो देख लेंगे, लूप से मिल जाएगा हमें क्या है हमारा। तो हमारे नाइव बेस ने इतने एक्यूरेसी के साथ हमें मॉडल अपना बना करके दिया। अब ऑफ कोर्स एरर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि नाइव बेस के लिए इतना इजी मॉडल ये नहीं रहा होगा। तो हम यही तो करेंगे, जब रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, और ये चौथा हो गया, 4 मॉडल हो गए ना। तो चारों मॉडल का फिर हम ट्राई करेंगे कि भाई किससे कैसा बेस्ट मेरा आ रहा है, आगे फिर मॉडल सीखेंगे, फिर उससे ट्राई करेंगे, यही पर्पस होता है आपका, राइट। नहीं नहीं, अभी आगे, हाँ, प्रिडिक्शन में भी विद बेटर एक्यूरेसी। हाँ हाँ, मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन एंड बेटर एक्यूरेसी के साथ, कि आप जस्ट एक डिप्लॉयमेंट मॉडल बना रहे हैं जो समथिंग कुछ एक्स अमाउंट ऑफ डेटा लेता है इनपुट में, और कुछ वाई प्रिडिक्ट करके या क्लासीफाई करके रिटर्न कर देता है। भाई वो तो मॉडल बना हुआ है तो हमें इजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में काम तो वैसे ही कर रहा है ना, राइट, ठीक है। तो हमारे पास स्कोर समथिंग कुछ 81 के बेसिस पे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, राइट। इसी में सब कुछ आ जाता है, तो हम बाकी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है इसे वाई प्रेड तो चाहिए, है ना। वाई ट्रू मेरा क्या है? ठीक है, रिकॉल और F1 स्कोर, ये मेरे पर्टिकुलरली आपके प्रिसीजन एंड रिकॉल मेरे टाइप 1 टाइप 2 एरर, राइट। और F1 स्कोर इन दोनों का कम्युलेटिव, याद है ना, बताया था, जहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो कि प्रिसीजन यूज करे या रिकॉल यूज करे, तो वहाँ F1 हम यूज कर सकते हैं। ये भूल मत जाना, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसमें ना हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वाई प्रेड मेरे पास आया, ये है, बहुत सारा डेटा है। मैं कह रहा हूँ यार पूरा मत चेक करो, एक काम करो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट
आप एक्स टेस्ट का ना बस स्टार्टिंग का 5 वैल्यू बताओ कि आपने क्या प्रेडिक्ट किया। एक्स टेस्ट का स्टार्टिंग का 5 वैल्यू, तो वो 1 मिनट, एक्स टेस्ट का स्टार्टिंग का 5 वैल्यू, ये एक्स टेस्ट है ना, तो मुझे यहाँ पर लॉक लेना पड़ेगा, आई लॉक और रो पूरा और 5 इधर ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो कॉलम हो गया ना, कॉलम पूरा और रो में 5 लेना पड़ेगा, राइट। ठीक है, मुझे ये यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो इसने मुझे बताया कि स्टार्टिंग के 5 वैल्यू में मैंने बताया कि बंदा बचा या नहीं बचा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है बचने की या नहीं बचने की, किस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने ये बताया। तो इसी में मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी मेरे को मिल जाएगा, ये रहा। सेम यही डेटा, इतना ही डेटा देंगे, स्टार्टिंग के 5 का चेक कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग के 5 का डेटा ये रहा। तो ये बता देगा कि 1 इसने बताया था ना, इसकी बचने की चांसेस 58%, नहीं भी बचे वो क्योंकि अबव 50 है, तो ध्यान रखना उसी पे जाएगा जो अबव 50 है। इसमें बेटर क्या है मेरा, ये वाला है। भाई इसने बोला नहीं बचा, और नहीं बचने में भी कितने परसेंट श्योरिटी के साथ गया, तो ये ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन वही अगर ये एरर का पार्ट हुआ तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, राइट। सेम ये वाला आप चेक करिए, इसमें 1 वाले में देखिए, बचने के में कम परसेंटेज में बता रहा है, नहीं बचने में ज़्यादा में बता रहा है। तो ये प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी आपको ये बताता है कि मैंने प्रिडिक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना है बताइए, कोई डाउट नहीं, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, पक्का। अर्जुन, ये जीरो यानी ये इसके नहीं बचने की बात वो बोल तो रहा है नहीं बचा है, लेकिन कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी पे, 80.89 मीन हितेश 89%, ठीक है वो ध्यान रखें, और 10% ऑलमोस्ट नहीं भी है। तो कल को जब इमेज क्लासिफिकेशन यूज होता है ना, तो ये भी प्रोबेबिलिटी बताता है, शाहरुख खान होने के चांसेस हैं, सलमान खान होने के, जो प्रोबेबिलिटी बताता है, जो हाई होता है वो पिक होता है हमेशा, चांसेस सब मैच होंगे, ठीक है, पिक हमेशा हाई वाला होगा। तो स्टार्टिंग के 5 वैल्यू पे हमने जस्ट टेस्ट किया, सारे पे चेक करोगे तो पूरे वाई पे ही लगा लो, इस पे लगा लो, और इसका पूरे का आपने प्रोबेबिलिटी बोल दिया, है ना, तो ये पूरे का बता देगा। जितना एक्स्ट्रा डेटा था ना, ये सबका है, लेकिन हमें पूरे की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, ये तो जस्ट हमने चेक करने के लिए देखा था 5 का। तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो, तो इस तरह से ये सर्वाइवल जो जिंदा बचे हैं, उनके साथ ये वाले, हाँ, ये नहीं बचे, हाँ, 0 और 1, 0 और 1, ये बताना है, 0 96% और 1 3%। 0 96 तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 96 जीरो की ज्यादा थी, इसलिए बंदे ने बोल दिया नहीं बचा। इस वाले में 0 95 और बचने के 4%, जीरो ज्यादा है इसीलिए जीरो बोल दिया। नहीं बचने के 36%, बचने के 63, बचने का ज्यादा है इसीलिए 1 बोल दिया। ये वैसे काम कर रहा है, इजी है, ठीक है। और बाकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो इसका प्लॉट आप कर ही सकते हैं। वाई अंडरस्कोर ट्रू यानी वाई टेस्ट और वाई करेक्ट, ठीक है। ये रहा टाइप 1 टाइप 2 है, जो कि दोनों ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें इस मॉडल को फर्दर ट्रेन करना, एक काम करते हैं, इसको ना गॉसियन ना लेकर के अगर हम इसे मल्टीनोमियल लेते हैं, ठीक है। स्कोर कितना है, स्कोर का है हमारा, स्कोर और कम ही है, राइट। तो वही है हमारा, एक्चुअली में तो पिक हमारा गॉसियन ही होगा। बाइनोमियल का तो यूज़ है ही नहीं इधर, बाइनोमियल आप यूज़ नहीं कर सकते, बर्नौली, राइट, वो वाला यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों पे ये
ऑपरेशन रन कर सकते थे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें, बताइए। हाँ, एक और हमारे पास है जिसका है हमारा, और ये आप एज अ प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, ईमेल डिटेक्टर, DETTE, क्या हो गया स्पेलिंग भाई? DEC डिटेक्ट भाई, DE डिटेक्ट, TECT है ना? हाँ ये रहा ईमेल डिटेक्ट। ठीक है, तो ईमेल डिटेक्ट जैसे गूगल हमारा काम करता है ना, वैसे स्पैम और हैम, हैम अच्छे को बोला जाता है, स्पैम स्पैम को बोला जाता है। बस प्रमोशंस हो गए आपके, एडवर्टीजमेंट्स हो गए। क्रेडिट कार्ड में किस चीज का? हाँ, क्रेडिट कार्ड फॉल्ट डिटेक्टर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ठीक है, इसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में क्या फ्रॉड क्या चेक किया जाता है कि पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है या नहीं, ये नहीं जो बंदा फ्रॉड है या नहीं, वो नहीं होता इसमें। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फ्रॉड था कि नहीं था। क्लियर है? क्योंकि आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कोई बंदे ने, आपने क्रेडिट कार्ड बाय किया, आप ये अगर अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, वो अलग सिनेरियो। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन ये उसके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का है, तो दो अलग अलग मॉडल है। ठीक है भाई, ये भी यूज हो सकता है इधर, डेटा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यस या नो? ठीक है, ये टाइटैनिक डेटा में भेज दूंगा आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं? ओके, ये जीमेल का डेटा डाउनलोड किया हुआ है, राइट? इसमें हाँ बस दो ही चीजें हैं, एक मेल है, जो सारे ठीक के मेल थे वो सारे डाउनलोड कर लिए, मेल में क्या लिखा हुआ है, टारगेट में क्या लिख दिया कि ये सही है, यस और नो, हैम या स्पैम। एक स्पैम वाले मेल डाउनलोड कर लिए और उनके बगल में टारगेट में क्या लिख दिया, हैम। बेसिक सा मॉडल है हमारा, यस या नो? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई? कंपनी के पास ये डेटा होता है, अभी तो ये डाउनलोडेड डेटा है, लेकिन कंपनी के पास ये डेटा होता है, राइट? बाकी हम अपने जीमेल का भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन आता है कि आप पूरा जीमेल का जो आर्काइव है ना, पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फोटोज, इमेजेस या जो भी आपके विद अटैचमेंट विदाउट अटैचमेंट, वो सारा डेटा आपको भेज देगा, पर्टिकुलरली डाउनलोड आप कर सकते हैं। पिक क्यों नहीं कर रहा भाई ईमेल? अच्छा, ईमेल नाम थोड़ी ना है, स्पैम नाम है, तो इसका नाम हमने ईमेल रख दिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए, यहाँ फ्री एंट्री इन अ 2 वीकली कंपटीशन टू विन समथिंग, आपको ये देख के ही अंदाजा लग रहा है जिसमें फ्री वर्ड लिखा होगा, जिसमें बहुत सारे वो लिखे होंगे, आप अमाउंट जीत रहे हैं, ट्रांजेक्शन होंगे, वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता होगा, आपका स्पैम ही होता होगा, राइट? और जो बेसिक कन्वर्सेशन होता होगा वो हैम होता होगा। चलो, इनमें कोई एक मैसेज हम रैंडमली उठा के देखते हैं, बताइए भाई कैसे देखेंगे? सैंपल लेकिन पूरा नहीं दिखाएगा ना दोस्त, तो ये मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ, मैसेज की बात कर रहा हूँ। बताइए, आप लोगों ने पार्टनर्स पढ़ा हुआ है, मुझे मैसेज कोई भी एक रो देखना है जिसमें पूरा मैसेज दिखे मुझे। लगाओ, लॉक लगाओ, आई लॉक लगाओ, दोनों से पॉसिबल है। लॉक में आपने बोल दिया मुझे, चलो ये दूसरा दिखाना, ठीक है? क्लियर है? ऐसे मैसेज देखना था ना, हमारा पर्पस मैसेज पढ़ना है। हाँ, इंडेक्स से भी निकल आता, सैंपल तो ये दे देता, नहीं पढ़ नहीं पा रहे हम। फ्री एंट्री इन अ वीकली कंपटीशन समथिंग दिस दैट, ये क्या बता रहा है? एंट्री क्वेश्चंस होगा कुछ, प्राइस वाइज आपको मिल जाएगा। चलिए एक और कोई देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम पे स्पैम और हैम है कितना,
हमें यही नहीं पता है अभी। सबसे पहले एक बेसिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ईमेल मेरे पास ये रहा, डॉट क्या बोले भाई, नहीं नहीं, कैटेगरी पे जाएंगे और डॉट इसका वैल्यू काउंट कर लेंगे। हमें ये करना था ना, एक काम क्यों नहीं कर रहा है टैब बटन, ये रहा, परफेक्ट। तो हमें क्या पता लगा हितेश, ज्यादातर इतने सही है और 747 स्पैम है कि नहीं है, ठीक है। नहीं ये बाइनोमियल नहीं है, ये टारगेट है। मैंने फिर वही बोला कि एक्स फीचर बाइनोमियल अगर है, फीचर इसमें बाइनोमियल नहीं है। फीचर तो अभी तो कुछ और ही फीचर है, ये तो टेक्सचुअल फीचर है। इसको हमें पहले उसमें उसमें कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट है, ये उसमें 1010 में कन्वर्ट हो तब जा करके कुछ बात बनेगी। और जब ये 1010 में कन्वर्ट होगा तब आप इनका चेक करेंगे कि क्या कौन सा ज्यादा रिलायबल हो सकता है, वो देखेंगे। हाँ। अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं एक और कोई चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा आई लॉक इस बार यूज करते हैं, और आई लॉक का मुझे कोई भी एक 15वां दिखा दो और 15वां का 1 दिखा दो, ठीक है भाई। ये अलग ही मेल है, ठीक है। ओके, ये मेरा क्या हो सकता है, ये मेरा, नहीं ये मुझे नहीं लग रहा ना, ये वाला, ये भी है मैं, ये स्पैम हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता स्पैम है कि नहीं है, हम इसका जीरो चेक कर लेते हैं वो है, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये रैंडम आप सैंपल चेक कर लेना, हमारा पर्पस अभी वो नहीं है। हमने एक बार देखना था हमें कुछ इस तरीके से, वो हमें यहाँ पर दिख गया। समझना क्या है इसमें मेन, इसमें मेन ये समझना है कि भाई ईमेल में हमारे पास ये मैसेज है। अब सवाल ये कि इन मैसेज का हम करें क्या, इन मैसेज को हम कैसे एक्स डेटा बना करके इनपुट दें, सवाल तो ये है कोई डाउट तो नहीं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्यारा सा मैथमेटिकल एल्गोरिदम आता है, ठीक है, उसको समझते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ना कोई भी ना एक यहाँ से ये कॉपी कर लिया, कोई भी एक पैरा रैंडम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, चलो अभी छोटा ही रख लेते हैं, इतना मैंने कॉपी कर लिया। मान लेते पैरा 1 था, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास कोई दूसरा पैरा आया, मान लेते हैं मैंने यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, कुछ कुछ ऐसा कुछ मैंने कॉपी कर लिया, क्लियर है। ऐसे ही कुछ भी रैंडम पैरा में ले ले रहा हूँ, परफेक्ट भाई। कुछ इस तरीके से डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, ठीक है। या एक अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं इसका, डेटा 1 में ले लेता हूँ, दिस इज, या वी आर इन नोएडा, ठीक है। डेटा 2, वी आर लर्निंग पाइथन, परफेक्ट। पाइथन इज ऑसम लैंग्वेज, GUALANGUAGE, ठीक है। और ठीक है, बेसिक, मुझे नहीं पता क्या डेटा है क्या नहीं है। हमने क्या किया, बस इसको कुछ इस तरीके से डेटा ले लिया, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 और डेटा 4। एक मेरा मेथड जो मैथमेटिकल टेक्निक है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं काउंट वेक्टराइजर टेक्निक। क्या बोलते हैं, काउंट वेक्टराइजर। इसके वर्ड में ही छुपा हुआ इसका आंसर, काउंट करो, लेकिन उससे पहले इसे वेक्टर बना लो। वेक्टर मतलब एक इसको मैट्रिक्स बना लो, और मैट्रिक्स में सब वर्ड को काउंट करो। ध्यान से देखना, अगर मैं एक ऐसा वर्ड बना सकूं जो इन सारे वर्ड का सम हो,
मतलब उसमें सारे वर्ड हो, दुनिया जहाँ के जितने कॉलम में मेरे डेटा हो सकते हैं उसका सब हो। मतलब कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा वर्ड जिनमें पूरे कॉलम के सारे डेटा हैं, ऐसे नो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई। लेकिन जो यूनिक है वही होने चाहिए, मतलब वी अगर 8 10 बार है तो एक ही बार पिक करे, कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो बताइए एक मेरा फाइनल वर्ड क्या बनेगा गाइस फटाक से। वी आर इन नोएडा, बताते जाइए। क्या वी आर अगेन यूज करूंगा मैं? नहीं। लर्निंग पाइथन, ग्रामेटिकली भूल जाना है, पर्पस वो नहीं है हमारा। उसके बाद पाइथन यूज होगा दोबारा? नहीं। इज होगा, इज एन ऑसम लैंग्वेज, ठीक है। देन लव टू वॉच मूवी। ये एक मेरा फाइनल स्टेटमेंट बना, क्लियर है? ठीक है, इन सारे डेटा का कंपाइल डेटा ये है मेरा, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली मेरा काउंट वेक्टराइजर टेक्निक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा होगा कि हर एक एक कॉलम में एक एक डेटा होगा मेरा वी आर, ठीक है। यहाँ क्या होगा? इन, यहाँ पर क्या होगा? नोएडा, यहाँ पर लर्निंग, अगला क्या होगा भाई? पाइथन, फिर इज, फिर एन, फिर ऑसम। कोई डाउट तो नहीं? क्या कह रहे हो भाई? काउंट डेटा वन है, क्या कह रहे हो? हाँ कीवर्ड सारे, हाँ सारे यूनिक कीवर्ड है, ये वही चलता है, बेसिक है। सब कुछ को अगर ब्रेक करोगे ना फंडामेंटल यूनिट पे, सब बेसिक चीजें मिलेंगी, कुछ बड़ा नहीं होता, सब बेसिक चीजों पे डिराइव होती है। तो डेटा वन को अब मुझे काउंट वेक्टराइजर के टेक्निक के थ्रू इसे 0 1 में कन्वर्ट करना है। तो ये एक्चुअल मेरे यूनिक कीवर्ड्स हैं सारे। इस यूनिक कीवर्ड्स में से कौन कौन इस डेटा वन का पार्ट है? क्या डेटा वन में वी है? तो यहाँ हो जाएगा वन। क्या डेटा वन में आर है? हाँ यस है, हाँ हाँ, ठीक है। इन है, ठीक है। नोएडा है, अच्छा वो हमने सीक्वेंस लिया था इसलिए मैच हो गया। लर्निंग है, नोएडा है ना, ये ना लर्निंग है। नो, जीरो 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 जीरो। हितेश ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ मेरे न्यूमेरिकल में? जैसे नो, सेम। ये बताइए, वी आर लर्निंग पाइथन, वन हॉट एनकोडिंग जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि एक कॉलम के अंदर में डेटा था इसलिए इस टेक्निक का नाम काउंट वेक्टराइजर दे दिया। उसमें अंदर एक कॉलम एक वैल्यू था, इसमें एक कॉलम के अंदर कितने वैल्यूज है एक रोज के अंदर में। तो मुझे सोचो अगर 1 लाख रोज हैं और 1 लाख रोज में बहुत सारे वर्ड हैं। हमने ये पहले भी यूज किया था जब हम वो पढ़ रहे थे, वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड में सारे वर्ड का एक कंपाइल कर लिया था, एक पैरा बना लिया, उसमें से सारे यूनिक वर्ड उठा लिए, है कि नहीं है? सीक्वेंस मैटर नहीं करता, है ना, ये आगे पीछे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। हितेश बताइए, वी है, ठीक है। आर लर्निंग इन जीरो जीरो, यस यस, जीरो 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 जीरो, परफेक्ट। ठीक, इसका बताइए, जीरो जीरो, भाई बड़ी तेजी से देख ले रहे हो, हैं? ये भी वन है, वन वन वन, ठीक है। अरे फाइनल बताइए, वन जीरो 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 जीरो, लैंग्वेज है, हाँ, वन 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 और वन, ठीक है। यानी कि मेरे इस कुछ टेक्निक के थ्रू मैं अपने न्यूमेरिकल डेटा को, सॉरी टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये टेक्निक मेरा कहलाता है काउंट वेक्टराइजर टेक्निक।
ऑल्दो ये टेक्निक हम खुद पाइथन पाइथन का फॉर लूप चला के सेट में टाइप कास्ट करा के लिस्ट के थ्रू यूनिक लगा करके ये सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन sklearn ने एक मॉड्यूल ही दे दिया है, उस मॉड्यूल के थ्रू भी कर सकते हैं, यस या नो भाई, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट इसका नाम है, एक बार चेक करते हैं इसका, ये आई थिंक प्री प्रोसेसिंग में मिलेगा डॉट टेक्स्ट, इसमें नहीं है, एक मिनट, ये मुझे मिलेगा काउंट वेक्टराइजर है क्या डायरेक्ट इधर, नहीं एक मिनट, फ्रॉम sklearn में sklearn के अंदर में आपका टेक्स्ट नहीं है क्या, नो, किसका मॉड्यूल का पार्ट है, एक मिनट, क्या नाम बताया था मैंने, काउंट वेक्टराइजर ना, ठीक है, काउंट, तो ये है मेरा फीचर एक्सट्रैक्शन, किसका पार्ट है भाई, फीचर, हाँ ध्यान रखना कि हम फीचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर एक्चुअली में टेक्स्ट है, राइट, और यहाँ से आप इंपोर्ट कर लोगे किसे, फ्रॉम फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट डॉट काउंट वेक्टराइजर, राइट, डायरेक्ट आ जाना चाहिए था, डॉट टेक्स्ट है डॉट, एक मिनट इसका देख लेते हैं, काउंट वेक्टराइजर इसी का पार्ट है हमारा, फ्रॉम फीचर फ्रॉम sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट इम्पोर्ट, काम तो करना चाहिए ये, कर तो रहा है, फिर आ क्यों नहीं रहा था, ठीक है, काउंट वेक्टराइजर, राइट, इसका हमने नाम दे दिया सीवी काउंट वेक्टराइजर, काउंट वेक्टराइजर डॉट क्या होगा इसके अंदर, ट्रांसफर, वही जब भी कुछ भी प्री प्रोसेसिंग निकालोगे तो कौन सा डेटा देना है मुझे, ईमेल का मैसेज देना है ना भाई, उसी को कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, सीवी देखते हैं क्या कह रहा है, वन मिसिंग, एक मिनट, नहीं नहीं यहाँ पे कुछ मिस है हमारा, मिसिंग वन पोजिशनल फिट एंड, अरे यार हमने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया, हम डायरेक्ट फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर फिट ट्रांसफॉर्म चलेगा, राइट, और उसके बाद हम यहाँ पर तो फ्लो में आगे निकल गए हम, मैसेजेस MESSAGE आया ना, ये स्पार्स मैट्रिक्स आया ना, उसके बाद तो आपको पता है इसको क्या करते हैं, टू एरे में कन्वर्ट करते हैं, एरे आया 0 0 1 1 1 0 समथिंग, हाँ ये मैं बताइए, हाँ आ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका क्या नाम दे दिया भाई, बताओ, सीवी क्या, ये तो हमें पता है ना, ये एक एरे है हमारा, इस एरे का हम क्या बोल देंगे, एक्स डेटा, एक्स डेटा नाम रखें या फिर क्या रखें, मैसेज एरे का नाम दे देते हैं ना, मैसेज एरे, ठीक है, ऐसे नो, और ये मैसेज एरे जो है पीडी डॉट इसका क्या बना लो, डेटा फ्रेम बना लो, किसका, मैसेज एरे का, ये बना कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, आपका पर्पस वो नहीं है, ठीक है, इस पीडी डॉट डेटा फ्रेम मैसेज एरे को हमें किस में असाइन कराना है, अपने नहीं, ये कॉमन कॉलम यही जाएंगे, 0 1 2 जाने, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने क्या बोला, कॉलम आगे पीछे रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा फर्क पड़ता है ये डेटा सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है भाई, हमारे पास ये ईमेल है, ईमेल का ये मैसेजेस में जाना चाहिए ना, देखो अब फालतू में डेटा फ्रेम में ऐड कराएंगे हम, मुझे पता है एक्स डेटा है ना, ये मैसेज अरे क्या है मेरा, एक्स डेटा, तो मैं वापस से डेटा फ्रेम में ऐड कराऊं फिर एक्स कॉल करूं, क्या फायदा, इसी को एक्स पिक कर लेते हैं, है कि नहीं है, तो एक्स मेरा क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू मेरा मेमोरी एरर कहाँ पे आ गया, मैसेज एरे, और वाई क्या है मेरा, ईमेल का, ईमेल का क्या है स्पेलिंग, तो कुछ दिखता भी नहीं है, कैटेगरी, परफेक्ट, हाँ
ये तो बहुत अच्छा याद दिला आपने। ईमेल का कैटेगरी ये है ना। चलिए एक इस पे खटाखट शॉर्टकट मारते हैं अप्लाई फंक्शन का। इसे बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या करेगा, एक्स एज इनपुट लेगा, और इफ एक्स अगर बराबर निकल जाता है हैम, ठीक है, तो एक्स के बगल में क्या आ जाएगा, 1, और वरना एल्स में 0 ये हो गया। और इसे मुझे किस पे असाइन करा देना है, ईमेल का कैटेगरी, ठीक है, राइट। और कुछ इस तरीके से ही हो गया। अब ये कोड रन करेंगे तो वाई अब है ना परफेक्ट, ठीक है, और एक्स भी आपके पास, राइट, बढ़िया। चलिए फटाफट से वो मंगाते हैं हमारा ये वाला डेटा, क्लियर है। और मॉडल इज इक्वल्स टू मल्टीनोमियल, कौन सा, मल्टीनोमियल, गॉसियन नहीं, इस बार मेरा काउंट चल रहा है, देखिए एक स्टैटिक वैल्यू 0 1 1 0, ठीक है। मॉडल डॉट फिट, और फिट में हमने क्या ले लिया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, और मॉडल डॉट स्कोर, और स्कोर में हमने एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, परफेक्ट। इसके आगे का काम अभी 2 मिनट सोचो आप, बाकी अदरवाइज कंटिन्यू करते नेक्स्ट क्लास में। हो गया यहाँ से हमारा 98% एक्यूरेसी। चलिए एक टेस्ट कर लेते हैं, एक डेटा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में पहले तो पूरा ही दे देते हैं एक्स टेस्ट, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया y अंडरस्कोर प्रेड। और हम कह रहे हैं पहले एक काम करो, ये जो एक्स टेस्ट है, इस एक्स टेस्ट का कोई भी एक जीरोथ निकाल लो। ये एक पहला मैसेज है, और मुझे नहीं पता है पहला मैसेज दिखता कैसा है, ठीक है। तो मैसेज का, नहीं पहला नहीं, हमने कौन सा निकाला था, तीसरा निकाला था क्या, दूसरा निकाला था, कौन सा, हैम वाला, कौन सा, स्पैम, स्पैम वाला कौन सा था, दूसरा था ना ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला ईमेल का डॉट लॉक, लॉक में हमने क्या बोला था, दूसरा रो और मैसेज, EMAIL, परफेक्ट, यही था ना, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं कि भाई इसे क्या करो, CV डॉट फिट करो, क्या करो, हम इसी डेटा को ले रहे हैं ना, हम टेक्स्ट लेके, मैं 0 1 दे दूंगा, उससे तो पता लग ही जाएगा। मैं इनपुट में दे रहा हूँ ये मैसेज, इनपुट में क्या दे रहा हूँ, मैसेज, क्या बता रहा है ये, एक मिनट, हमने अभी क्या किया था, ईमेल का मैसेज हमने लिया था ना, तो ईमेल का ही मैसेज क्यों नहीं पिक कर रहा है मेरा, हाँ यह है ना, ठीक है। और इसे मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा बन गया, जो भी मेरा मैसेज होगा, MESSAGE, मैसेज बंदा यहाँ बता देगा, उसको मुझे लिस्ट में वो बना लेना है, लिस्ट में आगे भेज देना है, ठीक है, यस या नो। और ये मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया, है कि नहीं। और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में मुझे क्या देना है, अपना एक्स, और एक्स को भी मुझे ऐसे ही देना होगा। एक मिनट, क्या इशू है, I found array with 3 dimension expected less than 2, x has 23 features but multinomial expected, ये इतना कम ज्यादा कैसे हो गया भाई। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ अभी, ठीक है, ये देखते हैं, क्लियर है, चलो घर का देख लेते हैं क्या है। उसके किसने बताया तो
क्लियर है भाई? क्या इशू आ रहा है इसमें बताओ। हाँ, चेक किया आप लोगों ने? हाँ, इसमें चेक किया क्या इशू है? एक्स मेरे पास ये है ना, इसने इसे एरे में जब कन्वर्ट किया मेरे ये डेटा को, तो एक काम करते हैं, एक्स का मेरे पास जो एक्स ओरिजिनल एक्स है मेरे पास, ये वाला मैसेज एरे कैपिटल एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्स के अगर मैं दूसरे पे जाऊं तो एक्चुअली एरे मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस एरे को इनपुट में लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अभी काउंट वेक्टराइजर हम ये इसलिए नहीं वर्क किया ना, क्योंकि उसको बाकी डेटा कहाँ मिला भाई, वो इतने ही डेटा को चेक कर रहे हैं कि इतने में कौन सा वर्ड कितने टाइम्स रिपीटेड है, कितने टाइम्स रिपीटेड नहीं हो, इसलिए उसको पिक नहीं किया उसने, ठीक है।
तो मेरा अभी जो x ऑफ 2 मेरा ये डेटा जा रहा है, और इसको जब मैं प्रिडिक्ट करूंगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में, हम इस x2 को पास करते हैं, और शेप का इश्यू आ रहा है, हाँ इसको हम डबल में पास करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या प्रिडिक्ट किया उसने, 0 है, x के 2 को मुझे एज अ 0 उसने प्रिडिक्ट किया, और मेरा x का 2 और y का 2 मुझे पता लग जाएगा क्या, y का 2 भी मेरा 0। ये x का 3 चेक कर लीजिए, x का 3 1 है, और y पे 3 भी क्या बैठा हुआ है। तो ये अब आपका वर्क कर रहा है, क्लियर है। इस पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी हमने पर्टिकुलरली जो मैसेज है मेरा, वो जस्ट इतने पोर्शन को काउंट फैक्टराइजर कर रहा है, और पोर्शन तो बहुत बड़ा है ना, मेरे को ये कराना है कि पूरे के कंटेक्स्ट में ये क्या है। अभी तो ये इतने में निकाल रहा है, क्या कह रहे हो, ये तो इस चीज का इश्यू है। तो एक बार ये ट्राई करना पूरे के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अदरवाइज देखेंगे इसे, लेफ्ट नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस फाइल में भेज देता हूँ, क्लियर है भाई, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। बिल्कुल।